मरने से पहले इन्होंने शराब पी थी। ये टी और डी ऊपर खिसके हुए, ये देखिए, ये टी और ये डी। अब मैं इस आयोडीन को इस केमिकल में डालूंगा तो इसमें से एक किस्म का धुआं निकलेगा, वो अमोल की मोटरसाइकिल के पहियों से एकदम मिलती है। हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो राजस्थान की शान। और आप तो जानते हैं कि हमारी शो में हम आपको करवाते हैं उन शख्सियतों से रूबरू जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है। और आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं जयपुर से ही बिलोंग करने वाले फिल्म और टीवी जगत में नाम कमाने वाले नरेंद्र गुप्ता, जिन्हें आप डॉक्टर सालुंके भी कह सकते हैं। सर, सबसे पहले तो वार्मली वेलकम है आपका हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू सर। बेसिकली आप जयपुर से बिलोंग करते हैं जी। आपने आपकी स्टडीज जयपुर में की है, तो आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो साइंस से थिएटर में जाना मतलब ये बड़ा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है, तो कैसे ये स्टोरी चालू हुई इसके बारे में जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, साइंस से थिएटर में जाना रेयर कॉम्बिनेशन है, वेयर कॉम्बिनेशन नहीं है। डॉक्टर लागू बहुत फेमस ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जी, और वो बाद में थिएटर के और फिल्मों के बहुत जबरदस्त कलाकार थे जी। जहाँ तक मेरा सवाल है, जी, मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि मैं साइंस पढ़ूंगा तो शायद डॉक्टर बन जाऊंगा जी। लेकिन और मेरे घर वालों की भी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, जी, लेकिन मैं साइंस पढ़ करके डॉक्टर नहीं बन पाया। जी, जब मैं साइंस पढ़ रहा था तब मुझे थिएटर का चस्का लग गया और मैं थिएटर में चला गया। जी। ये बात जरूर है कि मैं डॉक्टर बन गया, पर थिएटर के जरिए। यही मैं कह रहा था आपसे, आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन अब कैसा फील होता है घर वालों को? सबसे पहले जब मैं डॉक्टर के रोल में आया था तो मेरी मदर को मैंने फोन करके कहा था कि मेरा आज एक एपिसोड आएगा, वो देखना। जी। और जब मेरी मदर ने वो एपिसोड देखा तो मेरी मदर का पहला रिएक्शन ये था कि चल ऐसे नहीं तो वैसे डॉक्टर तो तू बन ही गया। जी। और अच्छा लगता है जब लोग मुझे एज डॉक्टर सालुंके बुलाते, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने अपने घर वालों की विश किसी और तरीके से पूरी तो कर दी। जी, जी। आप सर उसके बारे में बता रहे थे कि थिएटर से कैसे लगाव हुआ आपका, बिकॉज यू आर साइंस स्टूडेंट, तो साइंस स्टूडेंट तो वैसे ही काफी ब्रिलियंट माने जाते हैं, बिल्कुल किताबी कीड़े कहा जाता है उन्हें, तो कैसे आया वो? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं साइंस स्टूडेंट जरूर था, लेकिन साइंस में ब्रिलियंट नहीं था। जी। और हमारे महाराजास कॉलेज में ड्रामेटिक एसोसिएशन थी एक, तो वहाँ पर कुछ कॉलेज के लिए नाटक वगैरह किए जाते थे, तो मैं उसमें चला गया। जी। वहाँ जाकर के जब रिहर्सल्स मैंने देखी तो मुझे लगा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, जी, लेट्स ट्राई दिस। जी। और मुझे भी कुछ एक छोटा सा पात्र करने को मिल गया जी। और वो मैंने ठीक तरीके से निभा लिया। जी। लोगों की तालियां मिली तो और भी जोश आ गया, मुझे लगा यार ये तो अच्छा है, जी। तालियां भी मिलती हैं और काम भी अपने मन का है। जी। फिर मैं रविंद्र मंच पे मैंने कुछ एक प्लेस देखे जो मेरे से भी सीनियर लोगों ने किए थे। जी। और तब जाकर के मुझे लगा कि शायद ये काम है जो मुझे करना चाहिए। जी। बाद में मुझे समझ में आया कि रंगमंच अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत बड़ा जरिया है। जी। तो इसलिए मैंने फिर रंगमंच ही ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई छोड़ दी। जी। आपसे जानना चाहूंगा, आप रिसर्च भी काफी किया करते थे जब आप साइंस स्टूडेंट थे, तो मतलब ऐसा कोई टॉपिक जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहा हो रिसर्च करते टाइम, जो आप शेयर करना चाहें हमारे जितने भी जो व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ खास रिसर्च करता नहीं था मैं, कुछ उल्टी सीधी चीजें आपस में मिलाया करता था। जैसे लैब में चला गया तो लगता था अच्छा यार ये एसिड है, इस एसिड को अगर इस चीज में मैं मिला दूं, कुछ कर दूं, तो अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता था। मेरे प्रोफेसर ने मुझे बहुत डांटा कि एक दिन तुम बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान कर दोगे लैब का, तुमको समझ में नहीं आता क्या चीज तुम कैसे मिला रहे हो। पर मैं करता था, देखता रहता था कि अच्छा यार इस HCl को इस नमक में अगर मिला दूं तो क्या होगा, कैसे होगा। अजीब सी फ्यूम्स निकलती थी, मैं भी डर जाता था। आसपास के लोग कह रहे ये क्या कर रहा है यार, मुझे लगा यार ये ठीक नहीं है। फिर बहुत डांट पड़ती थी प्रोफेसर की, तो वो मैंने रोक दिया कि नहीं करता। सर, अब मैं थोड़ा शिफ्ट होना चाहूंगा आपके उस सीरियल पे जिसने की बहुत 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 शोहरत दिलाई है आपको, CID डॉक्टर सालुंके। तो सर, जब पहली बार ये रोल ऑफर हुआ आपको, हाउ इज द फीलिंग, कैसी फीलिंग थी फर्स्ट टाइम? मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या रोल करने जा रहा हूँ। जी। मेरे पास एक दिन फोन आया कि एक CID सीरियल बन रहा है, उसमें एक कैरेक्टर है, एक डॉक्टर है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उसका एक रोल है। और जिन लोगों ने सीरियल बनाया है उन लोगों के साथ मैं पहले भी काम कर चुका था, तो मैं उनको जानता था। तो उन पर मुझे ये विश्वास जरूर था कि शायद ये मुझे कोई खराब रोल नहीं देंगे, कोई अच्छा ही सब्सटेंस वाला रोल होगा। लेकिन उन्होंने बताया कि ये रोल सिर्फ एक एपिसोड के लिए है। जी। जब CID शुरू हुआ था जी। तो मैं चला गया। मुझे ईमानदारी से मालूम नहीं था कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट का दरअसल मतलब क्या होता है। जी।
फिर मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा, तो वहाँ पर एक सज्जन थे जो वाकई में फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे बॉम्बे में, डॉक्टर फतनानी जी उनके साथ उन्होंने मुझे 4 घंटे के लिए बिठाया जी और उन्होंने मुझे बताया कि फॉरेंसिक साइंस क्या होती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे बिहेव करता है, क्या क्या तरीके होते हैं उसके। अच्छा, उस टाइम गूगल वगैरह तो इतने प्रचलित थे नहीं, बिल्कुल, वरना गूगल में देख लेते। तो डॉक्टर फतनानी ने मुझे कुछ सिखाया। बाद में वो जब कैरेक्टर उस एपिसोड में काफ़ी अच्छे तरीके से निकल के आया, तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने और चैनल ने ये सोचा कि ये जो हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें फॉरेंसिक का रोल हमेशा के लिए रख देते हैं, क्योंकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि उसमें फॉरेंसिक नहीं होता। तो भाग्य की बात है कि वो अच्छा हुआ, एस्टेब्लिश हो गया। तो मैं तब से और आज तक 18 साल हो गए मैं वो रोल कर रहा हूँ। पहले मैं ऐसे ही था, अब चैनल ने मेरे विग लगा दिए, फर्क ही इतना पड़ा है बस। क्या बात है सर। सर आपसे जानना चाहूंगा, उसी समय में आपका एक प्रोग्राम भी आता था डीडी पर, भारत एक खोज। वो प्रोग्राम भी काफी फेमस हुआ था, आप भी उसका एक अभिन्न हिस्सा थे। उससे जुड़ी कुछ यादें अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। भारत एक खोज एक तो एक ऐसे डायरेक्टर ने बनाया था जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था जी। किसी भी सीरियस एक्टर का एक ख्वाब होता है श्याम बेनेगल के साथ काम करना जी। मेरा तो ख्वाब था मैं श्याम बेनेगल साहब से हलो भी कर लूं तो अपने आप को धन्य समझूंगा जी। और एनएसडी के काफी सारे लोग थे जो श्याम बाबू के साथ में थे जी। उसमें से कुछ लोग थे जो कास्टिंग भी किया करते थे जी। उन्होंने मुझे श्याम बाबू से मिलाया। मैं इससे बॉम्बे जाने से पहले थिएटर दिल्ली में भी कर चुका था और जयपुर में भी कर चुका था, एनएसडी में भी मैंने काम किया था, तो वो लोग सब मुझे जानते थे। जी। श्याम बाबू से मिलाया तो उन्होंने कहा बहुत सारे रोल हैं, सब अलग अलग तरीके से करेंगे, हम एक 20-25 लोगों का एक पैनल बना रहे हैं, अलग अलग एपिसोड में अलग अलग तरीके से काम करेंगे। उसमें काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे लोग भी उसमें काम करते थे, तो इट वॉज ए स्कूल फॉर मी जी उस तरीके से। जी सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप इतने समय हो गया है सीआईडी सीरियल को चलते हुए, लोग काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं उनके जितने भी किरदार हैं उनसे, तो कभी मोनोटोनस नहीं फील होता कि यार वही सीआईडी के सेट पर जाना, वही रोल करना, वो पता लगे कि बाल आ गए हैं? नहीं, मुझसे ये सवाल आपने नहीं बहुत सारे लोगों ने पूछा और मुझसे नहीं सीआईडी के बाकी एक्टर से पूछा। मेरा सबसे सिर्फ एक सवाल है कि जब आप अपने घर जाते हैं तो क्या आपको मोनोटोनस फील होता है? वही घर की दीवारें होती हैं, घर के वही मेंबर्स होते हैं, वही सवेरे और शाम का खाना होता है, लेकिन फिर भी आपको मोनोटोनी फील नहीं होती, क्योंकि वो आपका परिवार होता है। आपको हर बार उस परिवार में बैठना अच्छा लगता है। सीआईडी मेरे लिए एक परिवार हो गया, मुझे कभी मोनोटोनस नहीं लगता। जी, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, पहला जो एपिसोड आपने किया था सीआईडी का, उस एपिसोड में और आज तक सीआईडी में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना चेंज हुआ है, वो चेंज डिस्क्राइब करना चाहें आप? काफी लेवल्स पे चेंज हुआ है। 18 साल पहले हमने सीआईडी शुरू किया था, तो जो बच्चे थे आज वो बच्चे एडल्ट हो चुके हैं। जी। पहले मैं ऐसे था, अब मेरे विग लग चुकी है। जी। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उसके अलावा भी अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बहुत आ गई हैं। 18 साल की हमारी जो यात्रा है उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस देखे टेक्नोलॉजीज में। जी। कैमरा से लेकर के राइटिंग तक, जी। एक्टिंग से लेकर के और डायरेक्शन तक बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ एक्टर को अपने आप को चेंज करते रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है एक यात्रा है, इट्स अ प्रोसेस फ्रॉम 18 ईयर्स। जी। तो वो काफी सारे चेंजेस अपने आप होते जाते हैं, और कमाल की बात है कि आपको महसूस भी नहीं होता है कि चेंजेस हो रहे हैं, और आप वो चेंजेस करते रहते हैं। जी। सर, एक चेंज की मैं भी बात करना चाहूंगा, आपके बाल आ चुके हैं अब तो शो में, और बाल आने पर आपने पार्टी भी दी थी अपने जितने भी टीममेट्स हैं उन्हें। तो क्या कभी मतलब ऐसे फील हुआ आपको कि नहीं यार, रियल में भी अगर बाल होते, मैं ट्रांसप्लांट करवा लूं तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, अब तो मुझे महसूस नहीं होता, क्योंकि अधिकतर मैं अपने विग से जाना जाता हूँ। लेकिन इसका 2 तरीके से जवाब दे सकता हूँ। सीरियस नोट पे ये कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि उनके बाल नहीं है, वो डिप्रेस हो जाते हैं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। बल्कि मैं अपने आप को ये दिलासा देता हूँ कि संसार के हर बड़े आदमी के सर पे बाल नहीं हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और बहुत सारे लोगों तक। बहरहाल ये एक ऐसी चीज है जो नहीं है तो नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट इट और आगे बढ़िए। बाल होना ना होना इससे कोई मतलब नहीं, डजंट मैटर। लोग मेरी एक्टिंग देखेंगे या मेरे बाल देखेंगे, उन दोनों में मैं चुनता हूं, तो मुझे लगता है कि आई एम ए बेटर एक्टर
लोग मेरी एक्टिंग देखें। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई सर काफी उम्दा एक्टिंग करते हैं आप। जितने भी लोग अभी आपको देख रहे होंगे, आई एम श्योर बिल्कुल टकटकी लगाकर देख रहे होंगे और जानना चाहते होंगे आपके जितने भी जो सीक्रेट्स आप काम में लेते हैं, सीआईडी में जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप उस समय। सर आपसे जानना चाहूंगा, इतना लंबा अरसा हो गया इस रोल को प्ले करते हुए, लोग काफी जुड़ा हुआ फील करते हैं आपसे, तो हाउ डज इट फील्स अब इतना पॉपुलर हो चुका है किरदार? काफी बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं क्या वाकई में आप डॉक्टर हैं? बिल्कुल सर। और मैं उन्हें बताता हूँ नहीं मैं डॉक्टर लेकिन इतने सालों से रोल करते करते मुझे फॉरेंसिक के बारे में काफी कुछ जानकारी हो गई। और अब तो गूगल पे भी मैं जब भी मैं कोई एपिसोड करने जाता हूँ और उसमें कुछ ऐसी चीज होती है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, जो कुछ थोड़ी सी टेक्निकल होती है, तो मैं विकिपीडिया में या गूगल में उसे सर्च करता हूँ, उसके बारे में जानकारी हासिल करता हूँ और फिर करता हूँ, तो वो मुझे और भी ज्यादा स्टडी के लिए प्रेरित करती है। मैं और ज्यादा एजुकेट करता हूँ अपने आप को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रोसेस है और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब तो बल्कि मुझे सब कुछ पता है कि ये चीज अगर ऐसे होती है तो वैसे होती है। अब मैं कई बार, ईमानदारी की बात है, मतलब बेसिकली आपने बहुत हार्डवर्क किया और बहुत मेहनत की इस रोल को बिल्कुल अडेप्ट करने के लिए। हार्डवर्क हर बार करना ही पड़ता है, हार्डवर्क हर व्यक्ति को करना पड़ता है। आप एंकरिंग कर रहे हैं और अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको हार्डवर्क करना ही पड़ा होगा। जो हमारे कैमरामैन खड़े हैं वो अच्छा कैमरा वर्क करते हैं क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क किया है। हार्डवर्क से आप बच नहीं सकते। अगर आपको जिंदगी में कहीं भी पहुंचना है तो हार्डवर्क सबसे पहली जरूरत है इंसान जी। तो हार्डवर्क तो बहुत अहम बात है जी। सर ऐसा कोई किस्सा जब आप मतलब ये रोल प्ले कर रहे हो जो आपको हमेशा से याद रहा हो अभी तक, बिकॉज बहुत लंबी जर्नी है ये, 18 ईयर्स। मुझे एक किस्सा बहुत अच्छी तरह से याद है और वो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है जब भी मैं उस किस्से को याद करता हूं। जी। हमने सीआईडी में पहले, अब अभी आजकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने एक वीरता अवार्ड शुरू किया था, सीआईडी वीरता अवार्ड, और वो अवार्ड फंक्शन हुआ करता था। पहली बार जब हमने वो अवार्ड फंक्शन किया, उस फंक्शन के बाद कुछ एनजीओ के बच्चे जो टर्मिनली इल बच्चे हैं वो लेकर के आए थे जी। तो वो इस बच्चे हम लोगों से मिल रहे थे। करीब 7-8 साल का एक बच्चा था जिसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया जी। और वो बोला, अंकल आप तो डॉक्टर हैं। मैंने कहा हाँ बेटा मैं डॉक्टर हूँ। तो आपके पास तो सारी बीमारियों के इलाज है। मैंने कहा हाँ है, तो आप मेरा भी इलाज कर दीजिए। और बहुत सीरियसली उस बच्चे ने कहा कि आप मेरा इलाज कर दीजिए। जो एनजीओ से लोग लेकर के आए थे, मैंने उससे पूछा कि इस बच्चे को क्या बीमारी है, तो उन्होंने बताया इसे ल्यूकेमिया है। और उस बच्चे की आंखों में मैंने अपने प्रति ऐसा विश्वास देखा कि मेरा इलाज और कोई नहीं कर सकता है, सालुखे कर सकता है। इट वाज सच ए इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि इस बच्चे का इस सालुखे पर इतना जबरदस्त विश्वास है। मैं वो, इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये, आज तक भी बहुत बड़ी बात है। और मैं हतप्रभ आज भी हूं कि उस बच्चे में इतना विश्वास कैसे पैदा हुआ। अनडाउटेडली ये मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है इस रोल को करने के लिए। दूसरी बात यह है कि इस रोल से मेरे को कुछ ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिला है जो जिंदगी में बहुत रेयर है। हम सीआईडी वाले लोगों को कुछ लोगों का आशीर्वाद मिला है, जिसमें से लता मंगेशकर और आशा भोंसले एक है। लता जी हमारे सीरियल को रात दिन देखती है जी। आशा भोंसले जी हमारे सीरियल को रात दिन देखती है। वो कई बार हमें अपने घर बुला चुकी हैं। सुपर। कई बार हमें बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट्स देती हैं। ये जो घड़ी आप लोग देख रहे हैं जी, ये लता जी ने मुझे अपने हाथ से पहना। क्या बात है। और क्या कहा था सर आपसे जब उन्होंने घड़ी दी, तो वो भी जानना चाहूंगा, वो क्या क्या वर्ड्स थे वो? उन्होंने मेरे से कहा था, मैं आपको डॉक्टर सालुखे बोलना चाहती हूँ, नरेंद्र नहीं बोलना चाहती। मैंने कहा दीदी आपका हक है, आप मुझे कुछ भी बोले जी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्हारी पूरी टीम बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम करती हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम पूरी जिंदगी इतने ही अच्छे तरीके से काम करोगे और कामयाब होगे जी। और वो एक इतना बड़ा सर्टिफिकेट है हमारे लिए कि दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक लता मंगेशकर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। अनडाउटेडली। और ये सब कुछ संभव हुआ सीआईडी करते हुए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अभी शो को बीच में रोकने के लिए, बिकॉज वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। लेकिन फिर भी जाने से पहले आपकी अक्सर अभिजीत से काफी नोकझोंक होती है। तो ब्रेक लेने से पहले अगर एक डायलॉग आप अभिजीत के साथ जो आपकी नोकझोंक होती है उसका सुना सकते हैं हमारे जितने जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें। तो अभिजीत साहब, तारिका की तरफ देखना छोड़िए और सालुखे की बात सुनिए, वो बताएगा आपको मर्डर कैसे हुआ है। चलिए दर्शकों, फिलहाल के वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं हमारी इस खास पेशकश में। मरने से पहले इन्होंने शराब पी थी। ये टी और डी ऊपर खिसके हुए, ये देखिए, ये टी और ये डी।
अब मैं इस आयोडीन को इस केमिकल में डालूंगा तो इसमें से एक किस्म का धुआं निकलेगा। वो अमोल की मोटरसाइकिल के पहियों से एकदम मिलती है।